जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहेंगे, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल आवश्यक कार्य आ गए थे, इस कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो जैसा कि आपको बता दें, आज आपका आर्मी जीडी का कोई एग्ज़ाम नहीं था, ना ही कल कोई एग्ज़ाम था। ठीक है साथी, जो इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम चल रहा है वो आपका ना ही कल था और ना ही आज कोई एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आज कोई एग्ज़ाम नहीं है। बाद में पता चले कमेंट करो कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं था फिर भी सर भांग खा के क्लास करा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आज कोई एग्ज़ाम नहीं था, इसीलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करने वाले हैं और देखेंगे इन प्रश्नों से किस प्रकार से प्रश्न आगे चलकर हमसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि कल आपका एग्ज़ाम है। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास साबित होने वाली है इंडियन आर्मी अग्निवीर की। ठीक है, जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ जाएं। ठीक है, आज हम देखेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम 2023 के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास, जो कि आपके कल के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है साथी, कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, जब भी पढ़ाई करने बैठें तो ये ज़रूर सोच लें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है साथी, जब भी पढ़ाई करने बैठें ये ज़रूर सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ और कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन यदि इसी सोच के साथ आप एक महीने भी तैयारी कर लेते हैं, यदि इसी सोच के साथ की गई तैयारी, कह रहा है कि एक अलग लेवल की होगी। ठीक है, ये आपको एक अलग माइंडसेट विकसित करने में सहायता करेगी और आप यकीन मानिए इस तरह से आप कोई भी बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम आसानी से पार कर जाएंगे। ठीक है साथी, याद रखेंगे, आप जब भी पढ़ाई करने बैठें तो ये ज़रूर सोचें कि आज आखिरी बार पढ़ रहा हूँ और सुबह मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, जब वो घबराहट होती है एग्ज़ाम के पहले की, यकीन मानिए इस तरह से जब आप पढ़ाई करेंगे तो ये तैयारी एक अलग लेवल की होगी और इससे आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी नौकरी कब लग गई। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है साथी, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? क्या कह रहा है? भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के रायसेन में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। और ये जो साथी गुफाएं हैं, हालांकि प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, याद रखेंगे इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है। इसका आंसर तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये किस काल की गुफाएं हैं? तो आप सभी याद रखेंगे, इनका समय काल पुरापाषाण काल माना जाता है। क्या माना जाता है? पुरापाषाण काल युग की ये ऐसी गुफाएं हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की चित्रकारी भी मिलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जो कि पुरापाषाण काल युग की हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन ज़्यादा अगर टफ बनाएगा तो ये भी पूछेगा सर इसकी खोज किसने की थी? क्या पूछेगा? जो भीमबेटका की गुफाएं ऐसा थी, इसकी खोज किसने की थी? तो आप सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। कौन? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1957 से लेकर के 1958 यानी 1957 से 1958 के बीच इनकी खोज की थी। कौन सी गुफाएं साथी? भीमबेटका की गुफाएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, तो एक बार पुनः देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, पुरापाषाण काल युग की हैं और इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी को जाता है, जो कि 1957 से 1958 तक की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या पूछा है? आपसे पूछा है सर इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको मैंने एक दिन ट्रिक बताई थी। यदि देखो इडुक्की में देखिए डुक्की, यानी आप यदि कभी स्विमिंग पूल जाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? डुबकी। और डुबकी लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? पे, यानी कि पैसा देना पड़ता है। तो याद रखेंगे, जब भी इडुक्की आएगा तो याद रखेंगे, जब भी डुबकी लगाएंगे तो पे करना पड़ेगा। तो पे से याद रख लेंगे आप लोग पेरियार नदी। कौन सी साथी? इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इडुक्की जो जल विद्युत परियोजना है ये साथी आपकी एक भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और ये कहाँ पर स्थित है? पेरियार नदी केरल में स्थित है। कहाँ पर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, याद रखेंगे। इडुक्की जल विद्युत परियोजना आपके केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। तो ट्रिक भी याद रखेंगे, डुबकी लगाएंगे तो पे जरूर करना पड़ेगा, इसलिए केरल में स्थित हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न साथी आपसे पूछा था वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है करंट की दृष्टि से, वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके लिए पूछे गए हैं। पिछली बार नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप याद रखेंगे हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ ले। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो श्री राजीव कुमार जी। कौन? श्री राजीव कुमार जी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। सर चुनाव आयोग क्या है और चुनाव आयोग का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, कौन सा अनुच्छेद, जो 324 है, अनुच्छेद 324 में किसका उल्लेख मिलता है सर? चुनाव आयोग का। और वर्तमान में बात की जाए इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो श्री राजीव कुमार जी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। और ये भी याद रखेंगे जो चुनाव आयोग होता है ये 3 सदस्यीय होता है। कैसा? 3 सदस्य, यानी कि एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा, उसके अलावा इसके 2 सहायक चुनाव आयुक्त भी होंगे। कौन होंगे? एक मुख्य चुनाव आयुक्त, इसके अलावा 2 सहायक चुनाव आयुक्त। और साथ ही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, यदि आपसे पूछा है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, हो सकता है पूछ ले प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप सभी ये भी याद रखेंगे प्रथम चुनाव आयुक्त थे भारत के सुकुमार सेन। कौन थे? भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। और जो चुनाव आयोग है सर इसकी स्थापना 25 जनवरी कब हुई थी? याद रखेंगे 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहले चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे, वर्तमान में श्री राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी आपसे पूछा है, हाल ही में महिला अंडर 17 फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया है। क्या कह रहा है? हाल ही में महिला अंडर 17 फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि ये कहाँ पर हुआ है सर? भारत में हुआ है। और सर भारत में कहाँ पर हुआ है? तो भारत के 3 राज्यों में, एक तो आपका गोवा हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र जहाँ पर नवी मुंबई पड़ता है यहाँ पर हुआ है, इसके अलावा उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में हुआ है। कहाँ पर साथी? याद रखेंगे उड़ीसा जो राज्य है इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में भी इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। तो महिला अंडर 17 फीफा विश्व कप की बात की जाए, इसका आयोजन भारत में हुआ है, भारत के 3 शहरों में, जहां पर गोवा, नवी मुंबई और उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। और क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर इसका विजेता कौन बना है, तो आप लोग विजेता भी याद रख लेंगे। इसका विजेता बना है आपका स्पेन बना है। कौन बना है सर? स्पेन। और स्पेन ने किसे हराया है? तो कोलंबिया को हराया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखेंगे। स्पेन ने कोलंबिया को हराया है और इसी के साथ ये विजेता बना है। इसका आयोजन भारत में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है साथी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। देखो आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन आंदोलन से और या फिर उसके वायसराय से पूछा जा रहा है, तो इसी क्रम में इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। तो बात की जाए साथी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। क्या था? लॉर्ड इरविन इस समय भारत का वायसराय था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, भारत का वायसराय कौन हो जाएगा सर? लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है सर, असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो इस समय वायसराय था आपका चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन के समय। सर इसके अलावा पूछा जाता है बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, या फिर बंगाल विभाजन किसने करवाया था, तो याद रखेंगे इस समय बंगाल विभाजन के समय वायसराय था आपका कर्जन। कौन था साथी? कर्जन। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट करके रख लेंगे। ठीक है, तो बात की जाए बंगाल के विभाजन की तो इस समय वायसराय कौन था? कर्जन था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। देखो भारत छोड़ो आंदोलन में छोड़ो का मतलब आप समझ लीजिए गो से। किससे? गो से। ठीक है, छोड़ना यानी कि जाना एक तरह से हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत छोड़ो में याद रखेंगे गो। गो में याद रखना है आपको लिन लिथ गो। क्या नाम याद रखना है? लिन लिथ गो। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे महात्मा गांधी, तो इस समय भारत का वायसराय हुआ करता था लिन लिथ गो। ठीक है, याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे स्वतंत्रता जब भारत को प्राप्त हो रही थी उस समय वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन था। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय या स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन था? माउंटबेटन था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, तो एक बार पुनः देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इरविन था, असहयोग आंदोलन के समय चेम्सफोर्ड था, बंगाल विभाजन के समय कर्जन था, भारत छोड़ो के समय लिनलिथ गो था और स्वतंत्रता के समय माउंटबेटन था। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है। युद्धाभ्यास से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इसी क्रम में इसको भी याद रख लेंगे, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास। बात की जाए सर सिम्बेक्स युद्धाभ्यास की, एक्सरसाइज की, तो ये भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य, यानी कि जो भारत और सिंगापुर है इसकी नेवी के मध्य होने वाला एक
द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है। कैसा है? द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास। केवल भारत और सिंगापुर की नेवी इसमें भाग लेती है। सर इसका आयोजन कब से हो रहा है? तो याद रखेंगे इसमें जो आयोजन है आपका, इसका पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 1994 में इसका पहली बार आयोजन हुआ था। इसको भी याद रख लेंगे, हो सकता है पूछ ले, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है जो सिम्बेक्स युद्धाभ्यास है भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य होता है, एक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछा है यूएनओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सर सभी को पता होगा कि यूएनओ जो है ये एक संयुक्त राष्ट्र महासंघ, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको, और इसके अलावा इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी सर? 24 अक्टूबर 1945। ये तो थी एग्जाम की बात। देखो अगर और इसके जानने का क्रम है, यानी कि इसके बारे में और जानना है क्यों हुई थी इसकी स्थापना, तो आप याद रखेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा, किसके लिए साथी? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो शांति और सुरक्षा के लिए पूरे विश्व में यूएनओ की स्थापना हुई, ताकि इस प्रकार से जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद ऐसा कोई युद्ध ना हो जाए जिससे पूरा विश्व एक बार फिर लड़ पड़े, ठीक है। तो इसीलिए यूएनओ की स्थापना की गई थी, पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए, ठीक है। याद रखेंगे, आपने सुना होगा यूएनओ जो होता है वो आपका पीस कीपिंग फोर्स भेजता है विभिन्न देशों में, तो इसका मतलब शांति भी रखना है और किसकी सुरक्षा भी करनी है उन देशों की, ठीक है। तो याद रखेंगे इसी क्रम में 1945 में 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। याद रखेंगे किसकी? यूएनओ की। और इसके मुख्यालय की बात की जाए सर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर सर? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और वर्तमान में क्वेश्चन पूछेगा अगर तो याद रख लेंगे इसमें वर्तमान में एंटोनियो जो गुटेरस है, कौन है? एंटोनियो गुटेरस एक पुर्तगाल के आपके व्यक्ति हैं, इनको वर्तमान में इसका महासचिव नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? तो याद रखेंगे इसके सेक्रेटरी की बात कर लें, कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापना हुई थी यूएनओ की, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछा था भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा जमीन से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? क्या पूछा है? भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा जमीन से संबंधित संविधान संशोधन सर क्या था? तो याद रखेंगे एक हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश का जो कि भारत के हिस्से में पड़ता था, और कुछ हिस्सा भारत का बांग्लादेश के अंदर पड़ता था। तो इसी क्रम में भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार ने आपस में अपने अपने देशों के संविधान में संशोधन किए। इसी क्रम में भारत में होता है 100वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में 100वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत साथी 3 बीघा कॉरिडोर, यानी कि 3 बीघा जमीन बांग्लादेश की पड़ती थी भारत में, और कुछ जमीन भारत की बांग्लादेश में पड़ती थी, उन सभी को आपस में क्या कर लिया सर? एक्सचेंज कर लिया। जो भारत में हिस्सा था वो भारत का हो गया, और जो बांग्लादेश में हिस्सा था वो बांग्लादेश का हो गया, ठीक है। याद रखेंगे। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 100वां संविधान संशोधन था, और भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा कॉरिडोर विवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से साथी? 3 बीघा कॉरिडोर विवाद के नाम से जाना जाता है। 100वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश ने आपस में अपनी जमीनों की अदला बदली की थी, ठीक है। याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था विश्व पृथ्वी दिवस किस माह में मनाया जाता है? क्या पूछा है सर? विश्व पृथ्वी दिवस किस माह में मनाया जाता है? तो ये अभी की बात है, हाल ही में, यानी कि कल आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। कल आपका 22 अप्रैल था, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल माह। पहली बात तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल माह और 22 अप्रैल। वर्ष 2023 के लिए इसकी बात की जाए सर, तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। क्या नाम है? याद रखेंगे, इसकी थीम को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनकी थीम पूछी जाती है। तो वर्ष 2023 के लिए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम रखी गई है इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, ठीक है। याद रखेंगे, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट वर्ष 2023 के लिए किसकी थीम है? पृथ्वी दिवस की थीम है, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर आपसे कह रहा है ब्लैक पैगोडा क्या है? क्या है सर? क्वेश्चन पूछा है कि ब्लैक पैगोडा क्या है। तो सर बात की जाए ब्लैक पैगोडा की, तो ये ओडिशा में एक स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर है। क्या है? प्राचीन सूर्य मंदिर है। हर किसी को पता होगा, नहीं होगा तो आप लोग याद रखेंगे, जो विद्यार्थी नई तैयारी कर रहे हैं वो याद रखेंगे, जो ब्लैक पैगोडा है ये क्या है? ये ओडिशा में स्थित एक प्राचीन सूर्य मंदिर है। सर इसका निर्माण कब हुआ था? तो याद रखेंगे 10वीं शताब्दी के आसपास गंग वंश के एक राजा हुआ करते थे, नरसिंह देव प्रथम। कौन हुआ करते थे सर? नरसिंह देव प्रथम एक राजा हुआ करते थे गंग वंश के, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। याद रखेंगे। लेकिन बात की जाए, यहाँ तो सर बात थी ब्लैक पैगोडा की, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर गोल्डन पैगोडा क्या होता है? क्या पूछा जाता है? गोल्डन पैगोडा क्या होता है? तो बात की जाए सर गोल्डन पैगोडा की,
तो गोल्डन पैगोडा, म्यांमार देश जो है इसको गोल्डन पैगोडा के नाम से जानते हैं। सर क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म का ज़्यादातर आपके जो तीर्थ स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, इस हिसाब से इसको जो म्यांमार है इसको गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ब्लैक पैगोडा की बात की हमने सर, सूर्य मंदिर है जो कि ओडिशा में है, गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। जबकि गोल्डन पैगोडा की बात की जाए तो म्यांमार देश को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जो पिछली कुछ शिफ्टें हुई हैं उनमें कुछ सूत्र से, रासायनिक सूत्र से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप याद रख लेंगे। बात की जाए सर जिप्सम की, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आप लोग इसको गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। जिप्सम की बात की जाए तो CaSO4 × 2H2O इसका क्या होता है सर, सूत्र होता है। ठीक है, लेकिन जब जिप्सम में एक बार हम क्या करते हैं, एक बार और इसकी अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या होता है, जिप्सम में जो एक H2 है वो बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है सर, एक H2 बाहर निकल जाता है। इसके बाद क्या बचता है, CaSO4 × ½ H2O। क्या बचता है सर, CaSO4 × ½ H2O। और सर इसी को हम कहते हैं POP। POP की मतलब क्या होता है सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा जब आपकी हड्डियां या पैर कुछ भी टूट जाता है तो उसमें POP यानी कि प्लास्टर चढ़ाया जाता है। हालांकि अब तो डिजिटल प्लास्टर आने लगे हैं, जो प्लास्टिक के होते थे वो आने लगे हैं, लेकिन जो पहले के लोगों के हाथ पैर टूटते थे उनके लिए क्या करते थे, POP चढ़ाते थे। हालांकि कई जगह आज भी POP चढ़ाते होंगे, लेकिन जो याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, याद रखेंगे। और 2H2O क्या हो जाएगा, इसका जिप्सम हो जाएगा, जबकि POP हो जाएगा ½ H2O। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, इसमें केवल ऑक्सीजन और जल का महत्व हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है। ये शायद आपके अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया है। तो याद रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात की जाए सर, Na2CO3 क्या हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। क्या पूछा जाता है, बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना की बात की जाए तो सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, इस तरह से कुछ कहते हैं, इसको याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। एक मिनट साथी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर सोडियम, ये बुझा हुआ चूना नहीं होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर मिस टाइपिंग है, याद रखेंगे। NaHCO3 जो होता है ये साथी, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, यहाँ पर मिस टाइपिंग होगा ये टाइपराइटर से। ठीक है, याद रखेंगे। जो NaHCO3 होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, और बिना बुझा चूना की बात की जाए, बुझा हुआ चूना की बात की जाए तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है सर, ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपका हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, याद रखेंगे। और जो बुझा हुआ चूना होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर मिस टाइपिंग है तो एक बार पुनः देख लेते हैं। जिप्सम CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ H2O, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, और बुझा हुआ चूना हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पर इसको आप याद रखेंगे, यहाँ पर मिस टाइपिंग है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर आपसे पूछा था, जनरेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। सर जनरेटर क्या होता है और इसका आविष्कार क्यों किया गया था। तो याद रखेंगे, जनरेटर का आविष्कार किया था, एक आविष्कारक थे माइकल फैराडे। कौन थे, एक वैज्ञानिक हुए हैं माइकल फैराडे। इनके द्वारा सर जनरेटर का आविष्कार किया गया था। किस लिए किया गया था, तो याद रखेंगे विद्युत के उत्पादन के लिए। किसके लिए, विद्युत के उत्पादन के लिए। इसमें सर डायनामो लगा देते हैं तो इसके बाद इसमें विद्युत का उत्पादन होता है। और सर ये कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, तो याद रखेंगे जो विद्युत जनरेटर होता है साथी, ये आपका यांत्रिक ऊर्जा और को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि एक पहिया के नमक बार बार घूमता है, वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। और इसको उसकी सहायता से जो आपका क्या लगा होता है, उसमें डायनामो लगा होता है, उसकी सहायता से इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो विद्युत जनरेटर होता है साथी, ये डायनामो की मदद से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। जनरेटर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था और इसका कार्य क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना इसका कार्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछा गया था, ओजोन परत को मापने की मौलिक इकाई क्या है। तो बात की जाए सर ओजोन परत को मापने की मौलिक इकाई की, तो इसकी मौलिक इकाई हो जाएगी सर डॉप्सन। क्या हो जाएगी, डॉप्सन। कहीं कहीं इसको डॉब्सन कहा जाता है, कहीं कहीं डॉप्सन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ओजोन परत जो मापते हैं, इसकी जो मोटाई मापते हैं ओजोन परत की, किससे मापते हैं सर, इसकी मोटाई मापते हैं हम डॉप्सन से। ठीक है, और मुख्य रूप से बात की जाए ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है।
और आप सभी ने सुना होगा समताप मंडल में आपके हवाई जहाज उड़ते हैं। ये सारी की सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, इनको आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो मौलिक इकाई क्या हो जाएगी, डॉप्सन हो जाएगी, और मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और जो आपकी परावैंगनी किरणें हैं इसको पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि परावैंगनी जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं उसको रिफ्लेक्टेड करके वापस भेज देती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉप्सन। अगला प्रश्न कह रहा है साथी, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। क्या पूछा है सर, जो महावीर स्वामी हुए हैं इनके बचपन का नाम क्या था। सर बात की जाए महावीर स्वामी की तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था सर, सबसे पहले तो वर्धमान नाम था। और ये जो जैन धर्म है इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध की बात की जाए तो वो बौद्ध धर्म, लेकिन महावीर स्वामी की बात की जाए तो जैन धर्म के। और जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन से सर, ये आपके 24वें तीर्थंकर हुए हैं। इसके अलावा इनके पिता की बात की जाए महावीर स्वामी के तो इनके पिता का नाम था साथी सिद्धार्थ। क्या नाम था सर, पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था, याद रखेंगे, पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। और जबकि बात की जाए इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था वैशाली गणतंत्र के कुंडा ग्राम में। कहाँ पर, वैशाली गणतंत्र के कुंडा ग्राम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वैशाली उस समय राज्य हुआ करता था और कैसा राज्य था ये भी याद रखेंगे, गणतंत्र राज्य था। और कुंडा ग्राम वैशाली गणतंत्र में पड़ता था, वहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछा है, गिरनार की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा है, गिरनार की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे गिरनार की बात आएगी तो याद रखेंगे आप लोग गुजरात को। किसको, गुजरात को। गिरनार की पहाड़ियां गुजरात राज्य में जूनागढ़ जो इसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहीं पर स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गिरनार की पहाड़ियां गुजरात राज्य के जूनागढ़ में स्थित है। और गिरनार की पहाड़ियों की बात की जाए तो उनकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी सर गोरखनाथ। कौन सी हो जाएगी, गोरखनाथ। और जब गिरनार आया है तो यहाँ पर एक गिर चीज़ और याद रख लेंगे। क्या याद रखेंगे, गिर। गिर नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पर सर, गुजरात में, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएंगी, गुजरात में। अगला प्रश्न साथी एक बार फिर से युद्धाभ्यास से कह रहा है, इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है। क्या कह रहा है साथी, जो आपका इंद्र युद्धाभ्यास है ये किन दो देशों के मध्य होता है। तो आपसे कोई ना कोई शिफ्ट में एग्जाम में आपके प्रत्येक शिफ्ट में एक युद्धाभ्यास पूछा जा रहा है, इसलिए आप कुछ युद्धाभ्यास हैं इनको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। यदि आपका एग्जाम रह गया है तो आप इन युद्धाभ्यास को अच्छे से याद कर लेंगे। बात की जाए सर इंद्र युद्धाभ्यास की, जो कि आपके प्रश्न में पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया और रूस। क्या हो जाएगा सर, इंडिया और रूस के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है, क्या है सर, इंद्र है। इसके अलावा बात की जाए सर मित्र शक्ति की, किसकी, मित्र शक्ति की। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो होता है ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। किसके मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य, क्योंकि श्रीलंका अपना अच्छा मित्र है, इसलिए याद रखते हैं भारत के पास शक्ति है और श्रीलंका अच्छा मित्र है। तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सर, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। क्या पूछा जाता है, यहाँ पर तो बात थी इंद्र की, लेकिन जब आपसे पूछ लेगा इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है, तो आप लोग याद रखेंगे इंद्रधनुष युद्धाभ्यास आपका भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है, ठीक है, याद रखेंगे भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है, इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के मध्य होता है। इसके अलावा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है सर, अभ्यास मैत्री। क्या पूछा जाता है, एक्सरसाइज जो मैत्री है ये किस किस के मध्य होती है, तो भारत और थाईलैंड के मध्य होने वाली एक एक्सरसाइज है, इसको भी याद रखेंगे, अभ्यास मैत्री। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है, तो टाइगर ट्रायम्फ को याद रखना है अगर, तो याद इस तरह से याद रख लेंगे ट्रिक के हिसाब से, हालांकि ऐसा कोई सच नहीं है, ये एक कल्पना है, ठीक है, ट्रिक के हिसाब से याद रखेंगे। टाइगर कौन है, टाइगर मोदी जी, और ट्रम्प कहाँ के थे, अमेरिका के, ठीक है। तो टाइगर ट्रायम्फ कहाँ पर हो जाएगा, भारत और अमेरिका के मध्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये केवल एक ट्रिक है, किसी पार्टी से न जोड़े हमें, ठीक है, याद रखेंगे। तो भारत और अमेरिका के मध्य टाइगर ट्रायम्फ, अभ्यास मैत्री भारत थाईलैंड, इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका और इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के मध्य, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी पूछा है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करने वाला पहला गवर्नर कौन था। तो बात की जाए बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की, तो ये 2 बार लागू हुई है सर। कब कब लागू हुई है, तो सबसे पहले तो ये बताइए सर लागू किसने की थी, तो याद रखेंगे इसको सर्वप्रथम गवर्नर हुआ करता था बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव। कौन हुआ करता था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, याद रखेंगे। 1700, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई एक बार फिर से, ठीक है, याद रखेंगे जो रॉबर्ट क्लाइव था इसने 1757 से लेकर के 1760 तक
कब से कब याद रखेंगे, 1757 से लेकर के 1760 तक पहली बार द्वैध शासन लागू किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन बंगाल में पहली बार 1757 से 1760 तक किया था। सर इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको पढ़ाया गया है जो 1757 का प्लासी का युद्ध था, इस समय बंगाल को जीत लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और इसका जो आपका क्या था, सिराजुद्दौला था, नवाब हुआ करता था बंगाल का, उसको हरा दिया और मौत के घाट उतार दिया। तो इसी प्रकार इसने द्वैध शासन लागू कर दिया, और इस द्वैध शासन में रॉबर्ट क्लाइव ने जो क्या किया था, इसमें जो आपका नवाब था, ठीक है, बंगाल का जो नवाब था या कह सकते हैं बादशाह जो था, उसको मीर जाफर को बना दिया। वो केवल जनता का बादशाह था, लेकिन जो नैतिक मूल्य जो उनके निर्णय होते थे वो अंग्रेज लेते थे। द्वैध शासन का मतलब ही क्या होता है सर? दो शासन, यानी कि एक सरकार जो आप जनता की रक्षा करेंगे, और दूसरा आप क्या करेंगे, आपके वित्तीय संबंधों में आपके अंग्रेज इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे द्वैध शासन की बात की जाए तो पहली बार 1757 से 60 तक, जबकि दूसरी बार 1765 से 1767 तक चला था, और दोनों बार ही लागू करने वाला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहली बार प्लासी का युद्ध जीतने के बाद करता है, और दूसरी बार करता है सर आपका जो आपका बक्सर का युद्ध था उसको जीतने के बाद, ठीक है। याद रखेंगे 2 बार बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ है और रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया है। जबकि क्वेश्चन पूछ लेगा सर इसको समाप्त किसने किया था? क्या पूछेगा? द्वैध शासन को समाप्त करने वाला वायसराय कौन था, या गवर्नर जनरल कौन था? तो सर वारेन हेस्टिंग था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वारेन हेस्टिंग द्वैध शासन को समाप्त करने वाला भारत का गवर्नर जनरल था, बंगाल का, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सर ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्रत्येक राज्य का कोई ना कोई राज्यपाल पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल हैं वो श्री शिव प्रताप सिंह शुक्ला। कौन है? श्री शिव प्रताप सिंह शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये डिटेल से इनकी जानकारी दी गई है, शिव प्रताप सिंह शुक्ला कौन है, क्या है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1971 में। इसको भी आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप सिंह शुक्ला जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न सर कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध किस समय किस किस के मध्य हुआ था? क्या हुआ है? कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे हल्दी घाटी का जो युद्ध था साथी, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कब हुआ था, तो 18 जून 1576 को ये युद्ध लड़ा गया था, और इसमें मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप थे, और कौन थे? सम्राट अकबर थे, ठीक है। ये दोनों की जो सेनाएं थी, इन दोनों ने आपस में नेतृत्व किया था। और अगर इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इतना ही याद रखना है आपको, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ है? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, ठीक है। और कब हुआ है? तो 18 जून 1576 में, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे बदायूं एकमात्र ऐसा इतिहासकार था जिसके द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध में आपके आंखों से देखा गया था, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछा है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? क्या कह रहा है सर? खजुराहो के जो मंदिर थे इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया है? तो आप लोग याद रखेंगे जो खजुराहो के मंदिर है सर, इन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। किसने? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था खजुराहो के मंदिर का निर्माण। और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे सर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश का जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर स्थित है खजुराहो के मंदिर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और ये हिंदू और जैन धर्म, ये दोनों धर्मों को संबंधित है, ये भी याद रख लेंगे। हो सकता है पूछ ले, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। याद रखेंगे खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजा ने करवाया था, और मध्य प्रदेश में स्थित है छतरपुर में, ठीक है। हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित ये मंदिर है। और इनमें एक मंदिर प्रमुख है जिसे नाम जानते हैं हम कांदरिया महादेव के मंदिर से। किस नाम से? कांदरिया महादेव के मंदिर से। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछ रहा है निखत जरीन का संबंध किस खेल से? क्या पूछ रहा है? जो निखत जरीन है इनका संबंध सर किस खेल से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई ना कोई खेल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे जो निखत जरीन है ये बॉक्सिंग चैंपियन है। कौन है? बॉक्सिंग खेल से संबंधित है, इसलिए बॉक्सिंग चैंपियन है, ठीक है, याद रखेंगे। और 2022 में जो विश्व बॉक्सिंग चैंपियन हुई थी उसमें भी गोल्ड जीता था, और जो 2023 में अभी भारत में हुए इसमें भी इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निखत जरीन 2022 और 23 की विश्व चैंपियन है, और ये किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी पूछा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बात की जाए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की,
सर ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा बात की जाए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो 1973 में इसको पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्या किया गया था? सर 1973 में जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट आया था, इसी के तहत भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व बना था वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है इसका पुराना नाम भी पूछ सकता है, तो याद रखेंगे हैली राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम है। ठीक है, हैली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है, तथा वर्तमान में इसका नाम बदल भी गया है। ठीक है, इसका नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या रख दिया है सर? रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम कर दिया है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड नैनीताल में है। 1973 के तहत पहला टाइगर प्रोजेक्ट बना था और हैली राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम है, तथा नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है जो महाराष्ट्र है सर, इसमें जो पश्चिमी घाट है इसको किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे पश्चिमी घाट का एक दूसरा नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पश्चिमी घाट का एक दूसरा नाम है, इसे हम सह्याद्री कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये भारत में जैव विविधता का एक प्रमुख हॉटस्पॉट है। क्या है? जैव विविधता का प्रमुख हॉटस्पॉट है, इसको भी याद रखेंगे। और पश्चिमी घाट एक महत्वपूर्ण स्थान जैव विविधता के मामले में भारत में रखता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका एक अन्य नाम महाराष्ट्र में जिस नाम से जानते हैं, क्या नाम है सर? सह्याद्री नाम है। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सर, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? क्या कह रहा है सर? क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? तो याद रखेंगे क्षुद्र ग्रह की बात की जाए तो ये मंगल और बृहस्पति के मध्य है। किसके मध्य सर? मंगल और बृहस्पति के मध्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसको हमने कई बार करवाया है। सबसे पहले आपका सूर्य होता है, उसके बाद बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है, फिर उसके बाद होता है मंगल, फिर होता है बृहस्पति। ठीक है, और इन दोनों के मध्य क्या होती है? क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है। क्या होती है? इस तरह से एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी या फिर एस्टेरॉयड बेल्ट इसी को कहते हैं। किन दो ग्रहों के मध्य? आपका एक तो मंगल हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। इसको अच्छे से याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आपके लिए जो प्रयास किया था, संडे का दिन था फिर भी आपके लिए क्लास लेकर आए। तो यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखना। जय हिंद।